Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 6, banking. Okay, chapter 6, banking. And today our topic is functions of central bank ना फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट फंक्शन जो था बैंक ऑफ इशू और करेंसी फंक्शन, ठीक है। सो ये डन हो चुका था हमारा। नाउ द सेकंड फंक्शन इज बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। So the topic is functions of central bank. Function of central bank. So we have done our first function. First function, bank of issue. In our previous lecture, bank of issue. ये हम कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। और you can say currency function. Currency function. Okay. Now the second function is banker, agent, and advisor. And advisor to the government. To the government. So student, as a banker to the government, the central bank makes and receives payment on behalf of the government, central bank as well as state governments. Okay, so it helps the government with short-term loans and advances in times of difficulty. Sometimes the government of India borrows money from the RBI to finance its budget deficit. एक्चुअली कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, देखो हमने पहले शायद मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है जब वो उसे बोरो करनी पड़ती है मनी, जब वो लोन लेती है तो तीन जगह से बोरो करती है, एक तो पब्लिक से, आरबीआई से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ओके, जब वो आरबीआई से मनी को बोरो करती है तो उसके लिए अब आरबीआई उसे कहाँ से पैसे देगी? आरबीआई नए नोट इशू करती है। ओके, नए नोट इशू करेगी तो वो गवर्नमेंट के थ्रू कहाँ जाएगा? पब्लिक में उस मनी का फ्लो होगा। जब वो गवर्नमेंट के थ्रू मनी पब्लिक में जाती है तो उससे क्या होगा? लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों के हाथ में मनी आ जाएगी एक्स्ट्रा, तो वो उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा डिमांड करते हैं। जब डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में और सप्लाई जो है वो लेस हो जाएगी डिमांड से, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इसीलिए जब भी गवर्नमेंट आरबीआई से मनी लेती है तो वो किस तरह की बजटिंग करती है? डेफिसिट बजटिंग करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। ये डेफिसिट फाइनेंस होता है जब गवर्नमेंट आरबीआई से क्या करेगी? बोरो करेगी। सो sometime the government of India borrows money from the RBI to finance its budget deficit. So in this process of government borrowing, the RBI purchases the government securities and makes the money available to the government, and the government spend this money on its various heads. So this method of financing the budget deficit of the government and is called monetization. Sorry, monetization of deficit, monetization of deficit or deficit finance or deficit. Yes, deficit finance. Clear students? So deficit financing through central banking borrowings. Clear?
यस, सो एज गवर्नमेंट एजेंट, अगर एज गवर्नमेंट एजेंट के रूप में देखा जाए तो एज गवर्नमेंट एजेंट द सेंट्रल बैंक conducts sale and purchase of government securities and also manages the national debt as well as foreign debt of government. So the central bank also act as an advisor. इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक, देखो सेंट्रल बैंक एक बैंकर के रूप में भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है. सो अब सेंट्रल बैंक एक एडवाइजर के रूप में भी काम करता है. सो सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट स्पेशली ऑन मॉनेटरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर. ठीक है, तो ये तीनों तरीके से ये काम करता है, एज अ बैंकर भी, एज अ एजेंट भी और एज अ एडवाइजर भी. क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट इज third function is custodian of the cash reserves, of commercial banks. So student, all commercial banks keep a part of their cash balance as deposit with the central bank of the country. कि जितने भी सभी कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास जितने भी पब्लिक से डिपॉजिट आते हैं उस डिपॉजिट का एक पार्ट वो किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं. ये अभी हम आगे स्टडी भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है कैसे. तो जब हम कैश रिजर्व रेशियो आपको अभी बताऊंगी तो उससे आपको क्लियर होगा. तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो जितने भी डिपॉजिट पब्लिक से आते हैं उसके पास, उन डिपॉजिट्स में से एक पार्ट वो सेंट्रल बैंक के पास उन्हें रखना होता है. So thus the central bank act as a custodian of these reserves. Okay, so it is because of this function that a central bank is called bankers bank. इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक. Okay, now the next is fourth function is custodian of nations reserves of international currency. So student, actually in this function, the central bank is the custodian of the country's stock of gold and international currencies. क्योंकि जितने भी कंट्री के गोल्ड का स्टॉक है, इंटरनेशनल करेंसीज है, उनकी कस्टडी का काम किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास. सेंट्रल बैंक ही उसका कस्टोडियन होता है. ठीक है, सो ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज आर मेड बाय द सेंट्रल बैंक. So through this function, the central bank maintain the rate of exchange and manage exchange control as well. तो ये जो आपके पास जो अभी लास्ट लाइन मैंने बोली है, आप लास्ट में हमारे पास मैक्रो के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर है, वहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स स्टूडेंट फॉरेन करेंसी. Foreign exchange means foreign currency. So all receipts and payment in foreign exchange are made by the central bank. कौन बनाता है, वो भी central bank. So through this function, the central bank maintains the rate of exchange. इसी function के जरिए जो central bank है, जो exchange का rate है उसको बनाकर रखता है, and manage exchange control as well. ये जो topic है ये हम अपना जो last second chapter है foreign exchange rate, उसमें हम इस चीज को clear भी करेंगे. Okay, now the next function is lender of the last resort. Lender of the last resort. So as commercial bank lend to the individual, जैसे कि जो जितने भी commercial bank होते हैं वो किसको देते हैं लोन, इंडिविजुअल्स को, लोगों को, पब्लिक को लोन देते हैं. So commercial bank lend to the individual. The central bank lends to the commercial bank in times of unanticipated emergencies.
सो जैसे कमर्शियल बैंक इंडिविजुअल्स को, लोगों को, पीपल को लोन देते हैं, इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो भी कई बार कमर्शियल बैंकों को क्या करते हैं, लोन देते हैं। कब देते हैं? कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है। ठीक है, कई बार ऐसे इमरजेंसी, ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं बैंक के अंदर कि वो किसी भी तरह की पेमेंट करने में के लिए कैपेबल नहीं होते, तो उस टाइम पर जो सेंट्रल बैंक है वो एक लास्ट रिजोर्ट के, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, एक वो इस फॉर्म में लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक की हेल्प करते हैं। सो दस द सेंट्रल बैंक assumes the responsibility of meeting directly or indirectly all the reasonable demand for funds by the commercial banks in times of difficulty and crisis. ओके मतलब अगर जो भी उनको लगता है रिजनेबल होंगी जितनी भी डिमांड, तो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी जो है वो कमर्शियल बैंक को फंड के जरिए उनकी डिफिकल्टी के टाइम पर, क्राइसिस के टाइम पर उनकी हेल्प करता है। सो अ कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज। ओके, सो इस तरीके से लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में सेंट्रल बैंक जो है वो काम करता है। नेक्स्ट इज सिक्स फंक्शन इज बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। ओके, सो ये जो फंक्शन है आपका, इसको आप क्लियरिंग हाउस भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियरिंग हाउस। So banks of central clearance. So as a central bank keep the cash balances of all commercial banks, it is easier for member banks to adjust their claims against each other in the books of central bank. एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी सभी कमर्शियल बैंक होते हैं, हर एक बैंक का जो एक अकाउंट होता है वो सेंट्रल बैंक के अंदर होता है। तो जब भी कोई भी क्लेम होते हैं इन सभी बैंकों के आपस में एक दूसरे से, तो ये आपस में एक दूसरे से कैश में ना करके सेंट्रल बैंक में जो उनके अकाउंट बने होते हैं उसी में ही एडजस्टमेंट हो जाती है, क्लेम्स हो जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से विदाउट एनी कैश जो है वो क्लियरिंग, जो क्लियरनेस का काम करता है ये। सो दिस सिस्टम ऑफ क्लियरिंग एग्रीमेंट फैसिलिटीज ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्विकली, सेफली एंड एट लो कॉस्ट। ओके, नाउ द लास्ट फंक्शन इज controller of money supply and credit. Controller of money supply and credit. यस, ये इस फंक्शन के बाद हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, वो टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर। सो ये जो आपके पास लास्ट फंक्शन है ना, ये लास्ट टॉपिक जो अब हम इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो चीज आप पढ़ोगे वो आपको क्लियर कहाँ होंगी, जब आप नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। So controlling of money supply and credit is the most important function of the central bank. क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है नोट को इशू करने की। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर जब क्या होगा, जब मनी मनी की सप्लाई जो है, कभी कई बार क्या होता है कम होने से या ज्यादा होने से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जो सेंट्रल बैंक हमारी जो आरबीआई आती है, क्योंकि नोट इशूइंग की अथॉरिटी उसके पास होती है, और तो वो मनी को कंट्रोल कर सकती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है इकोनॉमी के अंदर। तो ये कंट्रोलिंग का काम किसका होता है, मनी सप्लाई और क्रेडिट की कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल करना इकोनॉमी में। सो थ्रू दिस फंक्शन the central bank attempts to influence and control the volume of bank credit and economic activity in the country. The central bank can control inflationary and deflationary situation in the economy through various credit control measures. अभी हम वो सारे के सारे measures पढ़ेंगे, वहां से आपको clear हो जाएगी चीजें। So credit control measures are also termed as instrument of monetary policy. So हम अब इसको जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
Okay, so now the next topic is कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। यस, तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो लास्ट वाला फंक्शन अभी मैंने बताया आपको कि जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, तो वहां पर ये वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, और you can say credit supply, credit supply by the central bank, by the central bank. Central bank means RBI. RBI in India. So this is our topic, control of money supply or credit supply by the central bank, RBI in India. So student, the central bank adopts various measures to control the supply of money in the economy. Largely, these measures relate to credit supply by the commercial bank. So these are broadly classified as, फर्स्ट जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो इट मे बी नोटेड एज दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी when there is inflationary spiral in the economy, and to increase the supply of money when there is a deflationary spiral in the economy. ओके, जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है, यानी जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, तो हम मनी की सप्लाई को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। और जब क्या आता है, डिफ्लेशन आता है, ठीक है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन स्पाइरल है, तब उस टाइम पर मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। ओके, सो आवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज quantitative instrument. First is, yes, first is quantitative instrument. Quantitative instruments of credit control. Quantitative instruments of credit control. So student, quantitative instruments are those instruments of credit control which focus on the overall supply of the money in the economy. ये आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में जो डिफरेंस है ना, वो आपको माइंड में रखना है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर जो है जो इकोनॉमी के अंदर ना ओवरऑल जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के पर फोकस होता है। ठीक है, जब हम इकोनॉमी में ओवरऑल मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होंगे। So supply of money is lower to tackle inflation. ये अभी आपको बताया था, जब इन्फ्लेशन को टैकल करना हो तो मनी की सप्लाई को कम करेंगे, एंड इट इज रेज टू टैकल डिफ्लेशन। तो यहाँ पर आपके पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ एक आपके पास है। सो फर्स्ट इज, यस स्टूडेंट, फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंक रेट।
So bank rate refers to the rate of interest at which RBI lends money to the commercial bank. Bank rate, and you can say bank rate is the rate at which central bank of a country lends money to commercial bank to meet their long term needs. क्या बोला आपको? बैंक rate is the rate at which the central bank of a country यानी सेंट्रल बैंक आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हम सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? आरबीआई। इन केस ऑफ इंडिया lends money to commercial banks to meet their long term need. तो स्टूडेंट ये आपको देखिए, आप ये माइंड में रखना ये चीजें, क्योंकि अभी हम रेपो रेट करेंगे तो आपको दोनों सेम चीजें लगेंगी कि लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बैंक रेट और रेपो रेट में। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial bank to meet their long term needs. बैंक रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक जो होती है कंट्री की, वो कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। कब? किस चीज में? लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स जो है उनको पूरा करने के लिए ये लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। और बैंक रेट में एक चीज और याद रखना, इसमें किसी भी तरह की कोई कोलेट्रल यानी सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती है कमर्शियल बैंकों के द्वारा सेंट्रल बैंक के पास। ओके, यहाँ कोई कोलेट्रल नहीं होती है, कोई सिक्योरिटीज नहीं होती। सो RBI has been actively using bank rate to control credit. Okay, so the increase, अब कैसे करेगी वो? The increase or decrease in bank rate is often followed by increase or decrease in the market rate of interest. The rate of interest यानी the interest rate charged by the commercial bank from the general public. अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अब जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंकों को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देती है, अब कमर्शियल बैंक आगे क्या करेगी? कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देगी, वो भी क्या करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है। तो जिस हिसाब से बैंक रेट लगाया जाता है, जो बैंक रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करके कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती है। जितना ज्यादा ये बैंक रेट होगा, जितना ज्यादा हाई बैंक रेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पब्लिक को लोन दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर बहुत इजिली जो है मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है बैंक रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके। So the increase or decrease in bank rate is often followed by increase or decrease in the market rate of interest. Market rate of interest. Okay, so accordingly, the cost of credit, you can say cost of capital. Okay, तो आप इसको cost of credit को cost of capital भी कह सकते हो. So changes in the market. So when bank rate is increased, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर मान लो आप क्या करते हैं, बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है, तो बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना महंगा जितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंकों को लोन मिलेगा, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आगे पब्लिक को लोन देगी कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई हो जाएगा अगर बैंक रेट हमारा हाई हो जाता है। Okay, so when bank rate is increased, market rate of interest is also increased. So accordingly, the cost of capital increase. तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो कैपिटल की कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट। तो उससे क्या होगा? अब पब्लिक को मान लो ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंकों से लोन मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो बैंक से लोन लेना कम कर देंगे, वो डिमांड कम करेंगे।
ठीक है। सो ये डिमांड को, क्रेडिट की डिमांड को कम कर देती है। सो द दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल, जिसकी वजह से मनी की सप्लाई भी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्ट। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन कैसे सही करना है, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी के अंदर है तो मतलब मार्केट में प्राइस हुए हुए हैं, इन्फ्लेशन आया हुआ है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो डिमांड कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी और प्राइस कम होकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर मान लो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस टाइम पर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंक रेट को, जो कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिल रहा है, क्योंकि बैंक रेट हाई है, बैंक रेट हाई है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है वहां पर, तो उनको लोन मिलेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। अब पब्लिक के लिए, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है, तो पब्लिक जो बैंक है उससे लोन कम लेगी, लोन की डिमांड कम करेगी। जब लोन की डिमांड कम करेगी तो लोगों के पास हाथ में पैसा कम आएगा, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे, सप्लाई ज्यादा होगी और प्राइसेस कम हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, व्हेन बैंक रेट इज डिक्रीज्ड, so market rate of interest is also in decrease, so accordingly the cost of capital decreases, so this increases the demand for credit and therefore supply of money tends to rise, so accordingly deflation is corrected. Okay, so deflation की situation में बिल्कुल इसका इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशन है तो अब हमें प्राइस क्या करनी है, बढ़ानी है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है, लोगों की डिमांड को इंक्रीज करना है। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो हो जाएगा। कमर्शियल बैंकों के लिए, आगे पब्लिक के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा, कैपिटल की कॉस्ट लो हो जाएगी, लोग जो है क्या करेंगे, लोन ज्यादा लेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो चेन है वो क्या हो जाती है आपकी, देखिए चेन होगी, राइज इन, यस, राइज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट राइज हो रहा है आपका, बैंक रेट, तो उससे क्या होगा, राइज इन, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देन राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे क्या होगा, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, fall in demand for credit, demand for credit, then fall in the supply of money, fall in the supply of money, okay, and inflation is controlled, inflation is controlled. Okay, now the next is fall in bank rate, fall in bank rate, fall in bank rate, fall in market rate of interest, fall in market rate of interest, okay, fall in market rate of interest, then fall in cost of capital, fall in cost of capital, okay, rise in demand for credit, rise in demand for a credit, and rise in supply of money, supply of money, and deflation
is controlled. Deflation is controlled. ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा फंक्शन, ये हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेजर, बैंक रेट. ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.